नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। इजराइल हमास संघर्ष विराम के लिए सामने आया नया मसौदा। बंदियों की रिहाई और उत्तरी गजा में फिलिस्तीनियों की वापसी का प्रस्ताव। कई देशों के विरोध के बावजूद रफाह में सैन्य एक्शन पर अड़ा इजराइल, कहा तय हो चुकी है तारीख। रूस ने यूक्रेन पर जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के प्रयास का लगाया आरोप। यूक्रेनी सेना ने आरोपों का किया खंडन। रूस नियंत्रित खेरसोन में यूक्रेनी हमले में कई लोगों की मौत। यूक्रेन ने भी रूसी हमलों का किया दावा। लिथुआनिया में जर्मन सैनिकों की तैनाती से क्षेत्र में बढ़ा तनाव। नाराज रूस ने आत्मरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की कही बात। वहीं लिथुआनिया ने जर्मन सैनिकों का किया स्वागत। जैकब जुमा के दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता हुआ साफ। अदालत ने जुमा के उम्मीदवारी पर प्रतिबंध के फैसले को किया खारिज। इससे पहले 9 साल तक देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं जैकब जुमा। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। इजराइल हमास संघर्ष में फौरी तौर पर विराम लग सकता है। इजराइल और हमास को संघर्ष विराम प्रस्ताव का नया मसौदा सौंपा गया है, जिस पर दोनों पक्ष फिलहाल विचार कर रहे हैं। नए प्रस्ताव में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम की बात कही गई है। इस दौरान हमास 40 बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल को 700 फलस्तीनी रिहा करने होंगे। एक तरफ मिस्र में शांति स्थापना के लिए मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में कोई ढील न देने की बात भी कह रहा है। इजराइल हमास संघर्ष को रोकने के लिए एक और शांति प्रस्ताव इन दिनों चर्चा में है। मिस्र में संघर्ष विराम को लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि मध्यस्थों ने इजराइल और हमास को संघर्ष विराम प्रस्ताव का नया मसौदा सौंपा है, जिस पर दोनों पक्ष फिलहाल विचार कर रहे हैं। नए प्रस्ताव में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम की बात कही गई है। इस दौरान हमास 40 बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल को 700 फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। काहिरा में इजराइल और हमास के प्रतिनिधियों को जो संघर्ष विराम प्रस्ताव दिया गया है, उसमें कहा गया है कि हमास को ऐसे बंधकों की सूची देनी होगी जिन्हें वो रिहा करेगा। वहीं उसे उन फिलिस्तीनी कैदियों की सूची भी बनानी है जिनकी रिहाई वो चाहता है। संघर्ष विराम प्रस्ताव में उल्लेखनीय संख्या में फिलिस्तीनियों की उत्तरी गाजा वापसी की बात भी कही गई है। ध्यान रहे कि उत्तरी गाजा में अपने सैन्य मुहिम के दौरान इजरायली सेना ने आम लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ जाने को कहा था, जिसके बाद हजारों लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। इजरायली सेना उत्तरी गाजा को हमास का गढ़ मानती है, इसलिए वहां उसका सैन्य अभियान बेहद आक्रामक रहा था। शांति प्रस्ताव के अनुसार इजराइल को गाजा में अपने चेक पोस्ट निरंतर कम करने होंगे ताकि लोग उत्तरी गाजा वापस आ सकें। एक तरफ मिस्र में शांति स्थापना के लिए मंथन जारी है, उधर इजराइल हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में कोई ढील न देने की बात कह रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि रफाह में सैन्य अभियान छेड़ने की तारीख तय हो चुकी है। रफाह को इजरायली सेना हमास का अंतिम गढ़ मान रही है। हालांकि कई पश्चिमी देशों सहित बहुत से देश इजराइल से रफाह में सैन्य अभियान न छेड़ने को कह रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे गाजा में मानवीय सहायता आपूर्ति का एकमात्र रास्ता प्रभावित होगा। हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें अपने बंधकों की रिहाई और हमास पर पूरी जीत शामिल है। इस जीत के लिए राफा जाकर आतंकियों का सफाया जरूरी है। ये होकर रहेगा। इसकी तारीख तय है। गाजा की मिस्र से सटी रफाह क्रॉसिंग संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में मानवीय सहायता आपूर्ति का इकलौता प्रमुख मार्ग है। मानवीय सहायता से भरे ट्रक इसी क्रॉसिंग से गुजरकर गाजा पहुंच रहे हैं।
वैसे गाजा की ज़रूरत की तुलना में यह सहायता आपूर्ति काफ़ी नहीं है, फिर भी इससे बड़ी मदद मिल रही है। अब कई पश्चिमी देश मांग कर रहे हैं कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के और रास्ते खोले जाएं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर वार्ता के बाद इजरायली पीएम ने इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग और अशदोद हार्बर से मानवीय सहायता जाने देने की घोषणा की थी। अब जर्मनी ने कहा है कि इस घोषणा पर तुरंत अमल होना चाहिए। अब कोई और बहाना नहीं होना चाहिए। यह कदम सीधे सीधे ऐसे लोगों को खाना, पानी और दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है जो महीनों से आपात स्थिति में इस मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमास के संपूर्ण सफाई के संकल्प के साथ इजरायली सेना के हमले जारी हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में शामिल एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में हवाई हमले के दौरान इस आतंकी को ढेर किया गया। रविवार को इजरायली सेना ने गाजा में अपनी जमीनी सेना की मौजूदगी कम करने की बात कही थी। हालांकि अभी भी हमास के आतंकी ठिकानों के खिलाफ उसका एक्शन जारी है। खबरें कई महाद्वीपों से बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और खबरें अब यूरोपीय महाद्वीप से। एक और इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर शांति की उम्मीद जगी है, तो वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष हर रोज तेज होता जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के हवाई उपकरण बनाने वाले एक कारखाने को निशाना बनाया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी नियंत्रण वाले जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का भी प्रयास किया। यूक्रेन के रूसी नियंत्रण वाले इलाके खेरसोन में भी यूक्रेनी हमलों की खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच भड़की युद्ध की आग ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन ने रूस के हवाई उपकरण बनाने वाले एक कारखाने को निशाना बनाया है। वोरोनेज क्षेत्र में स्थित इस फैक्ट्री को यूक्रेनी सैन्य जासूसी एजेंसी ने हमले का निशाना बनाया। हमले की ये खबर रूस द्वारा कई यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने के दावे के बाद आई। एक दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने रूसी नियंत्रण वाले झीपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्रयास किया था। रूस ने एक रिएक्टर के ऊपर यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। रूस ने इसे परमाणु सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा करार दिया था। रूस के दावे अपनी जगह है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने झीपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को किसी खतरे से इनकार किया है। IAEA ने अपने बयान में कहा कि परमाणु सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन इससे स्थिति की गंभीरता का एक बार फिर एहसास होता है। जो कुछ झीपोरिजिया प्लांट के पास हुआ, उस पर किसी अगर मगर की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है, स्टेशन के लिए भी और आसपास के इलाके के लिए, और इससे सारी दुनिया, सारी मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यूक्रेन के रूसी नियंत्रण वाले इलाके खेरसोन में भी यूक्रेनी हमलों की खबर है। रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेनी बमबारी में 2 लोग मारे गए हैं। खेरसोन में एक रिहायशी इमारत पर यूक्रेनी हमले का दावा भी किया गया है। उधर यूक्रेनी अधिकारी अपने क्षेत्रों में रूसी हमलों की खबर दे रहे हैं। पोलटावा में एक रूसी हमले के दौरान 16 लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के जिस बड़े हिस्से में रूसी हमलों की वजह से बिजली आपूर्ति ठप है, उनमें पोलटावा भी शामिल है। यहां हजारों लोग बगैर बिजली के रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो उसके आसपास सामरिक हलचल तेज है,
लिथुआनिया में स्थायी तैनाती के लिए जर्मन सैनिक पहुंच चुके हैं। नाटो का सदस्य होने की वजह से एक दूसरे की सुरक्षा में सहायता नाटो देशों में आम है। लिथुआनिया ने जर्मन सैनिकों की तैनाती का स्वागत करते हुए कहा कि उनके देश के अधिकतर लोग इस तैनाती का समर्थन करते हैं। जर्मन भरोसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिथुआनिया के समाज का 85% हिस्सा जर्मन सैनिकों की मौजूदगी का समर्थन करता है। हम यह सुनिश्चित करने में हर संभव प्रयास करेंगे कि इन सैनिकों को यहाँ परदेश जैसा न लगे। वैसे लिथुआनिया में जर्मनी की सैन्य मौजूदगी पर रूस बिफरा हुआ है। उसका कहना है कि इससे तनाव बढ़ेगा। ध्यान रहे कि रूस अपने आसपास नाटो की मौजूदगी का लगातार विरोध करता रहा है। नकारात्मक प्रभाव होगा, इससे तनाव बढ़ेगा। हमारी सीमाओं के पास खतरे का केंद्र तैयार करना हमसे मांग करता है कि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। इस बीच यूक्रेनी अभियोजक 54 युद्ध बंदियों की हत्या से जुड़े 27 मामलों की जांच कर रहे हैं। यूक्रेन रूस पर युद्ध बंदियों को प्रताड़ित करने और कई युद्ध बंदियों की हत्या से जुड़े आरोप लगाता रहा है। हालांकि रूस इन आरोपों को खारिज करता रहा है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में बड़ा पानी संकट पैदा हो गया है। राजधानी के आसपास की 3 झीलें तेजी से सूख रही हैं। राजधानी की पानी की ज़रूरत की 70% हिस्सा पूरा करने वाली ये झीलें अब केवल 20% पानी रहें। शहर में चरणबद्ध तरीके से जलापूर्ति स्थगित किया जा रहा है। 4 दशक में ये सबसे बड़ा जल संकट माना जा रहा है और मुख्य वजह अल नीनो प्रभाव है। अभी गर्मियों ने दस्तक ही दी है और दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी में पानी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। बोगोटा की जलापूर्ति करने वाली 3 झीलें तेजी से सूख रही हैं। ऐसे में इस सप्ताह से लोगों को पानी की आपूर्ति बहुत सीमित की जा रही है। जलापूर्ति सीमित किए जाने से राजधानी और आसपास के कम से कम 90 लाख लोग प्रभावित होंगे। राजधानी की पानी की जरूरत का 70% पूरा करने वाली इन झीलों में अब लगभग 17% पानी ही बचा है। पिछले 40 साल में ये सबसे निचला स्तर है। हमें इतिहास के सबसे शुष्क मार्च महीनों में से एक का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हालात और खराब हो गए हैं। इनकी वजह से परिस्थितियां इस बिंदु तक पहुंची हैं। कोलंबिया की राजधानी में ये हालात अल नीनो जलवायु परिस्थिति की वजह से बने हैं। मार्च में हालात और बदतर हो गए हैं। राजधानी वासियों को मार्च के अंतिम सप्ताह में बारिश की आशा थी और उम्मीद थी कि वर्षा से जल संग्रह में जल स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह में बारिश नहीं हुई। कोलंबिया में अल नीनो जलवायु परिस्थिति 2023 के अंत में शुरू हुई थी। इससे न केवल गर्मी बढ़ी बल्कि सूखे के हालात भी बन गए। कई जगहों पर जंगल की आग के लिए भी ऐसे ही कारण माने गए हैं। हमने 2025 में जितने जल स्तर का सोचा था, जल स्तर उससे भी नीचे आ चुका है। हमने जो भी अंदाजा लगाया था उसकी तुलना में पानी का स्तर बहुत कम बचा है। इसको देखते हुए कदम उठाने जरूरी थे। कोलंबिया की राजधानी में पानी बचाने के जो उपाय लागू किए जा रहे हैं उनमें कई कदम शामिल हैं। इसके तहत शहर को कई जोन में बांटकर पानी की आपूर्ति 24-24 घंटे के लिए बंद की जाएगी। 9 क्षेत्रों में ये प्रक्रिया हर 10 दिन में दोबारा शुरू होगी। कोलंबिया की राजधानी वासियों को उम्मीद है कि जल्द बारिश होगी और उन्हें फिर से जरूरत भर पानी मिलना शुरू हो जाएगा।
और दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात नियाग्रा वाटरफॉल आजकल फिर से चर्चा में है। क्या वजह है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपनी खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में मशहूर नियाग्रा वाटरफॉल एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इस बार इसकी चर्चा का कारण यहाँ की सुंदरता नहीं बल्कि अनूठा विश्व कीर्तिमान है। हाल ही में नियाग्रा जलप्रपात के पास सैकड़ों लोग लाल रेनकोट और सूरज का मुखौटा पहनकर एकत्रित हुए। लोगों ने खुद को सूरज के हुलिये में ढालकर पहले बने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया। हमें कुछ समय पहले ही इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली। हम उन 300 लोगों की सूची में शामिल हैं जो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं। यह काम बहुत मजेदार था। बच्चों को जगाना और फिर यहाँ आकर लाइन में इंतजार करना, हम यहाँ आकर बहुत उत्साहित हैं। पुराने कीर्तिमान को तोड़ने के लिए नियाग्रा फॉल्स क्रूज जहाज पर 309 लोग एकत्रित हुए। जहाज पर 300 की संख्या पार करने के साथ ही नियाग्रा जलप्रपात ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह अनूठा रिकॉर्ड चीन के नाम था। दरअसल साल 2020 में चीन के गुआंगझो में चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 287 प्रतिभागियों के साथ विश्व कीर्तिमान बनाया था। सभी प्रतिभागियों ने अपने शरीर के ऊपरी आधे हिस्से में सूरज जैसे पोशाक पहन रखी थी। आधे शरीर की पोशाक के आसपास सूरज की किरणें बनी हुई थी। सभी प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे पीले, काले या सफेद पतलून के साथ जूते अवश्य पहने। 7 साल में पहली बार अमेरिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इस अनूठे रिकॉर्ड के बनने से लोग काफी उत्सुक नजर आए। नया विश्व कीर्तिमान बनने के साथ ही नियाग्रा जलप्रपात एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। और खबर दुनिया में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या तो गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की ओर। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें आगामी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के निकाय चुनाव में जैकब जुमा की उम्मीदवारी पर रोक लगा दी गई थी। जैकब 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और अब आइए दिखाते हैं आपको दुनिया के दिल की बात। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहा है। गुजरा मार्च महीना यानी इस साल का मार्च महीना मानव इतिहास में अब तक का सबसे गर्म मार्च महीना दर्ज किया गया। मौसम के बदलते मिजाज की वजह ग्लोबल वार्मिंग तो है, लेकिन अफसोस दुनिया इसे वार्मिंग तक ही मानती है, वार्निंग नहीं। वैसे तो हर साल मौसम में बदलाव आना आम बात है, लेकिन मार्च पूरी दुनिया में सर्वाधिक गर्म रहा। मार्च पिछले 10 महीनों की तुलना में सबसे गर्म दिन वाला महीना रहा। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की ओर से भी मार्च को तुलनात्मक आधार पर दुनिया के सबसे गर्म महीनों के रूप में स्थान दिया गया है। हम लगातार दुनिया भर में असाधारण तापमान देख रहे हैं। मार्च लगातार 10वां महीना है जो रिकॉर्ड के आधार पर सबसे गर्म रहा। हालांकि रिकॉर्ड में परिवर्तन अधिक मायने नहीं रखता, क्योंकि जलवायु अविश्वसनीय रूप से परिवर्तनशील है। इसलिए हमें गर्म अवधि, ठंडी अवधि होती है, लेकिन ये असाधारण रिकॉर्ड के साथ दीर्घकालिक प्रवृत्ति है जो हमें बहुत चिंतित करती है। मौसम में लगातार आ रहे बदलाव का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भी है। पिछले कुछ वर्षों में तापमान में अनियमितता के कारण
मौसम के मिजाज में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेज़न वर्षावन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन होने से वेनेजुएला के जंगलों में रिकॉर्ड आगजनी दर्ज की गई है। जंगलों की आग के कारण दक्षिण अफ्रीका में सूखे ने फसलों को नष्ट कर दिया और लाखों लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ समय में केवल हवा के तापमान में ही बदलाव नहीं आया है, बल्कि समुद्र का तापमान भी वातावरणीय कारकों से प्रभावित हुआ है। यदि पिछले 12 महीनों की बात की जाए तो तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिला है। ये रिकॉर्ड समुद्र की सतह का तापमान मापने के बाद तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मिला है। वैसे ये बात सर्वविदित है कि मौसम के बदलते मिजाज के पीछे मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एक प्रमुख वजह है। वहीं कुछ सालों में अल नीनो ने भी मौसम पर विपरीत प्रभाव छोड़े हैं। हालांकि मार्च में अल नीनो कम होने के बावजूद दुनिया की औसत समुद्री सतह का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।